गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्यारे बच्चों, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही कंपटीशन में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जैसा कि टॉपिक है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज़ हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या यूज है। ओके, तो सबसे पहले देखो केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग, यही होता है ना। तो मतलब केमिकल्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, उसके बाद फूड में भी यूज करते हैं केमिकल का, और क्लीनिंग एजेंट में भी केमिकल्स का यूज होता है, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट बनाते हैं हम लोग। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री इन मेडिसिन, मतलब केमिकल्स एज अ मेडिसिन। समझ में आ रही बात। तो चलो यहाँ पे एक टॉपिक बनता है हमारा ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, केमिकल्स होता है जिसका कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दैट इज केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस, और उसका मास 100 यू से 500 यू के बीच में लाई करेगा। ये पूछ सकता है आपसे कि जो ड्रग्स होते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास का रेंज क्या होता है, 100 AMU से 500 AMU या यू कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, विच इंटरेक्ट विथ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट। मैक्रोमोलिकुलर टारगेट पे जाके क्या करता है, वो अटैक करता है या इंटरेक्ट करता है। वो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट क्या होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे क्या हो गए, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स हो गए। ठीक है, और जब वो उस पर अटैक करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो हमें क्या देता है, एक बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यूजफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो यही हमारा ड्रग्स होता है। ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना। अब ये ड्रग्स अगर आपने लो अमाउंट में या फिर रिकमेंडेड, जो डॉक्टर ने आपको कहा उतने अमाउंट में अगर आप यूज करते हो, तो यही ड्रग्स क्या बन जाता है, मेडिसिन बन जाता है। और अगर आप अपने मन से ड्रग्स का यूज कर रहे हो, एज पर योर विश, जितना मन हुआ उतना यूज कर लिया, तो वो फिर क्या हो जाता है, पॉइजन बन जाता है, जिसको कि हम लोग पोटेंशियल पॉइजन के नाम से जानते हैं। तो वो ड्रग्स क्या बन जाता है, आपके लिए पॉइजन बन जाता है। मतलब ड्रग्स ही मेडिसिन है, मतलब एवरी ड्रग्स इज मेडिसिन। समझ में आ रहा है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हो, नहीं सॉरी, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट मेडिसिन। अगर आपने मेडिसिन का यूज किया, मतलब ड्रग को एज ए मेडिसिन ले रहे हो, मतलब रिकमेंडेड अमाउंट में ले रहे हो उसको, तो वो मेडिसिन हो गया, और अपने मन से ले रहे हो तो वो ड्रग्स हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स। और ड्रग्स एज अ पॉइजन वर्क करने लगता है जब आप अपने मन से ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का हमारे लाइफ में क्या क्या यूज है, कहाँ पर उस क्या क्या वो एक्शन शो करता है, किस तरह के एक्शन शो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थेरेप्यूटिक एक्शन। ठीक है, देखो अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं एंटासिड। क्या पढ़ते हैं हम लोग, एंटासिड कहते हैं या एंटासिड कहते हैं। ठीक है, एंटासिड क्या होता है बच्चे, इट रेड्यूसेस और क्योर्स द एसिडिटी इन आवर स्टोमक। अब कहते हैं ना, मैं एसिडिटी हो गई है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बच्चे वाली कहानी आपने 8, 9, 10 से पढ़ता आ रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3। लेकिन ये उतना अच्छा एंटासिड की तरह बिहेव नहीं करता था, इससे हमारे स्टोमिक जो थे वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता था। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का हो जाता था, तो फिर से एसिड क्या होता था, लीच-टेलर्स प्रिंसिपल को फॉलो करके हमारे पेट में एसिडिटी की वो शिकायत बनी रह जाती थी। तो हमने सबसे पहले तो ये बेकिंग सोडा का यूज किया, फिर हमने इसको धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर हमने आगे मेटल हाइड्रोक्साइड की तरफ, किसके तरफ, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये देख लो, ये वाला जो रो है ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने ज़्यादा प्रीफर किया। ठीक है, जैसे MgOH होल 2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल 2 को। उसके बाद CaOH होल 2, AlOH होल 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमने लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ वो हमारे पास, ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है एंटासिड में। एक होता है जेंटेक और टेगामेट। जेंटेक और टेगामेट को हम लोगों ने यूज करना शुरू किया एज एन एंटासिड। ठीक है, और उसका जेंटेक का दूसरा नाम है रेनिटिडीन, और टैगमेट का दूसरा नाम है सिमेटिडीन। ठीक है, रेनिटिडीन का दूसरा नाम है जेंटेक, आप जेंटेक कह सकते हो। रेनिटिडीन बहुत कम फेमस है, जेंटेक के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
तो यही इसका नाम है, चाहे आप ये बोलो फिर ये बोलो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो रेनिटिडीन और सिमेटिडीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटासिड है, ठीक है, जिसको हम लोग एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों जरूर याद रखना आप, ठीक है। ये सब तो बच्चे वाली कहानी थी, ये तो याद ही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, जेंटेक एंड टेगामेट, ओके। अब आ जाओ काउज ऑफ एसिडिटी। अब एसिडिटी होता क्यों है बच्चे? ये होता है हमारे पेट में जो एसिडिटी होता है ना, उसके रीजन है हिस्टामिन्स। क्या रीजन है? हिस्टामिन्स, ये हमारा रीजन है हिस्टामाइंस, ठीक है। ये क्या होता है? हिस्टामाइंस क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ HCl, या आप एसिड भी कह सकते हो, कोई भी एसिड, या फिर HCl या पेप्सिन इन आवर स्टोमक। ये हमारे पेट में क्या करता है ना, हिस्टामिन्स क्या करता है, ये मैसेज देता है रिसेप्टर को। हमारे पेट के जो वॉल होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। हम बताएंगे आपको, अभी देखना। ये जो हमारे हिस्टामिन्स होते हैं, ये हमारे रिसेप्टर को क्या देता है? मैसेज देता है कि आप एसिड या पेप्सिन को क्या करो? रिलीज करो, ठीक है। ये हिस्टामिन्स जो होते हैं ना, हिस्टामिन्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं बच्चों। हिस्टामिन्स क्या होता है? केमिकल। हिस्टामिन क्या होता है हमारे पास? केमिकल्स है, ठीक है। हिस्टामिन्स मतलब केमिकल है, ये हमारे पेट में होता है, हिस्टामिन्स होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हमारे स्टोमक के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको मैसेज देता है कि आप HCl और पेप्सिन को क्या करो? रिलीज करो। और जैसे ये HCl रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी, है ना। अब ये हिस्टामिन्स का क्या है? स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, ये याद रखना, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हिस्टामिन्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। देख लो, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, दिख रहा है? ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर H, इसका बॉन्ड पूरा क्या, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पूरा करता है, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और फिर NH2। दिस इज हिस्टामिन्स, ओके। अब आ जाओ एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स क्या करता है? ये जो हिस्टामिन होता है ना, वो रिसेप्टर को मैसेज देता है। रिसेप्टर को क्या करता है? देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो हमारा क्या है? स्टोमक है, इस तरह से स्टोमक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? स्टोमक में रिसेप्टर होते हैं। ये जो है ये रिसेप्टर है, ये क्या है? रिसेप्टर, ये मेरा रिसेप्टर है। और मान लो ये हमारा केमिकल्स है, और ये केमिकल क्या है? हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स है ना, हिस्टामिन्स। ये इसको मैसेज देता है, किसको मैसेज देगा? रिसेप्टर को। क्या कि आप HCl निकालो, यहाँ से क्या करो? सिक्रीट करो HCl, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने? यहाँ पर एंटी हिस्टामिन यूज कर दिया, एक ड्रग्स यूज कर दिया हमने। क्या यूज कर दिया? ड्रग्स। और ये ड्रग्स क्या है? एंटी हिस्टामिन। ये ड्रग्स क्या करेगा? आके रिसेप्टर के साइट को ब्लॉक कर देता है। रिसेप्टर के साइट को क्या करेगा प्यारे बच्चों? रिसेप्टर के साइट को ब्लॉक कर देगा। ये यहाँ पे आएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। अब ये जो मैसेज जाएगा ये यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। इस रिसेप्टर को, ये जो रिसेप्टर है, इसको मैसेज पहुँचाने तो ये HCl यहाँ से रिलीज करेगा नहीं, और जब ये रिलीज नहीं करेगा तो हमारे पेट में एसिडिटी नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? तो एंटी हिस्टामिन्स क्या करता है? ये क्या करता है प्यारे बच्चों? ये ड्रग्स है विच ब्लॉक्स द रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है आगे से। यही ड्रग्स है एंटी हिस्टामिन्स। ये इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद रिसेप्टर क्या हो जाएगा? वो अनेबल हो जाता है टू रिसीव, ये इसको रिलीज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एंटी हिस्टामिन्स दो हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स है, इसको भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो दो एंटी हिस्टामिन्स कौन है? एक है हमारे पास ब्रोमफेनिरामाइन। ब्रोमफेनिरामाइन प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सब नेम 2-3 बार बोलोगे तभी समझ में आएगा। ब्रोमफेनिरामाइन, जिसको हम लोग डायमेटैप कहते हैं, डायमेटैप या डायमेटेन कहते हैं, ठीक है, डायमेटेन कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास टरफेनाडिन। ब्रोमफेनिरामाइन और टरफेनाडिन, जिसको सेल्डेन भी कहते हैं, सेल्डेन, ओके। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? एंटी हिस्टामिन्स है, एंटी हिस्टामिन्स। याद रहेगा ब्रोमफेनिरामिन्स, और दूसरा क्या हमारे पास? टरफेनाडिन, ओके। क्लियर हो गया? जिसको डायमेट भी कहते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ब्रोमफेनिरामाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेट भी कहते हैं, इसके नाम से ज़्यादा फेमस है, ओके। और दूसरा क्या है? सेल्डेन है। क्लियर हो रहा है? तो एंटी हिस्टामिन का क्या काम हो गया? समझ में आ गया? आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स की बात करते हैं। हम लोग न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स मतलब जो हमारे मैसेज जो जाते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल मतलब समझ रहे हो ना, नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग जो मैसेज ट्रांसफर होता है, कहाँ से? नर्व से रिसेप्टर के बीच में, उसके रिगार्डिंग जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, जो हमारे मैसेज को एक्टिव कर देता है, या जो मतलब
उसके रिगार्डिंग जो भी हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ये क्या करता है, इट अफेक्ट्स द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म, मतलब मैसेज जाएगा, मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म किसके किसके बीच में मैसेज जाएगा, एक ट्रांसमीटर होगा, दूसरा रिसेप्टर होगा। तो ट्रांसमीटर क्या हो गया हमारे पास, नर्व और रिसेप्टर के बीच में, नर्व और रिसेप्टर के बीच में जो मैसेज होता है उसको वो अल्टर करता है, उसको चेंज करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो पहला यहाँ पर आता है हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स, याद रखना यहाँ से भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, ये होता है यूज्ड फॉर रिमूविंग स्ट्रेस, यहाँ से स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी होता है, उसके बाद समझ में आ रहा है, इरिटेबिलिटी जो इरिटेट हो जाता है, उस जो एकाएक इरिटेट हो गया तो उसको कम करने के लिए। एंग्जाइटी, बहुत एक्साइट हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी, मतलब कुछ इस तरह से इरिटेशन हो रही है, या फिर स्ट्रेस है माइंड में, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो उस सबको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करते हैं। और जो स्लीपिंग पिल्स होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हो जो ज़्यादा परेशान रहता है उसको हम लोग क्या, डॉक्टर क्या करता है, सोने के लिए ज़्यादा कहता है। तो जो सोने के लिए जो पिल्स देता है ना, स्लीपिंग पिल्स जो होते हैं, उसमें ट्रैंक्विलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ताकि आदमी सो जाएगा तो उसे टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो इसीलिए ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, स्लीपिंग पिल्स में ज़्यादा यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये याद रखना, ये मेरा ट्रैंक्विलाइजर्स है, क्या नाम है इसका, नोराड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन, नोराड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। ये क्या, ये ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं है, नोराड्रेनालिन ये क्या है, केमिकल्स है प्यारे बच्चों। ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, किसकी तरह वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारे बॉडी में होता है, ये हमारे शरीर में होता है। नोराड्रेनालिन हमारे बॉडी के इनसाइड होता है, ध्यान से सुनना, और ये केमिकल्स है जो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है, एज अ मैसेंजर वर्क करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड चेंजिंग, इसी की वजह से हमारा मूड क्या होता है, चेंज होता है। कभी हम स्ट्रेस में आते हैं, कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, कभी एंग्जाइटी होता है, ठीक है, किसकी वजह से, नोराड्रेनालिन की वजह से। ये हमारे बॉडी के इनसाइड होता है। अगर इसका सिक्रेशन, इस केमिकल का सिक्रेशन कम हुआ तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर वो उसका प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है ना, नोराड्रेनालिन का प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है, तो हम वेल फील करते हैं। ओके, अगर उसका कम सिक्रेशन हुआ, लो सिक्रेशन हुआ इस केमिकल का, नोराड्रेनालिन का, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें डॉक्टर क्या देता है, एंटी डिप्रेसेंट देता है। क्या देता है, एंटी डिप्रेसेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर देता है वो एक देता है हमें मैप्रोबेमेट, मैप्रोबेमेट, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, में पहले से टिक लगा रखा है यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट्स। मैप्रोबेमेट और इक्वानिल, ये मेरा माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स है, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स है। कौन सा, मैप्रोबेमेट और इक्वानिल। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो डॉक्टर देगा वो तो थोड़ा सा ये देगा ना, आपको क्या कहते हैं, माइल्ड ट्रैंक्विल, एक बार तो हार्ड ट्रैंक्विलाइजर यूज नहीं कर देगा ना, वो धीरे धीरे आपको देगा कि आप धीरे धीरे सही हो, ठीक हो। तो इसीलिए क्या करता है वो, माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स देता है। और माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स का एग्जांपल क्या हो गया, मैप्रोबेमेट और इक्वानिल। गेटिंग माय पॉइंट्स। और भी होता है हमारे पास इप्रोनाजाइड, इप्रोनाजाइड और फेनलजीन, फेनलजीन जिसको कि नार्डिल भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक होता है इप्रोनाजाइड, इप्रोनाजाइड, और दूसरा होता है फेनलजीन जिसको कि नार्डिल कहते हैं। ये मेरा हार्ड ट्रैंक्विलाइजर्स है, ठीक है। तो डॉक्टर ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता है फर्स्ट और सेकेंड, मतलब मैप्रोबेमेट एंड इक्वानिल। कभी कभी ये दोनों, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, ध्यान से देखो। ये मेरा मैप्रोबेमेट का स्ट्रक्चर है और ये मेरा इक्वानिल का स्ट्रक्चर है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर बस देखो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक ही CH3 है और यहाँ पर CH2 और CH3 है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो पेरेंट चेन है, ये बिल्कुल सेम है। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बस यही पे डिफरेंस है। यहाँ पर एक ही CH3 है, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 है। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 है। क्लियर हो रहा है। तो ये इक्वानिल हो गया, ये मैप्रोबेमेट हो गया। तो स्ट्रक्चर अगर याद करने की कोशिश करना तो कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ओके, दूसरा होता है एनाल्गेसिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाल्गेसिक्स ध्यान देना, यहाँ पर एनाल्गेसिक्स क्या होता है, ये ड्रग्स होता है जो क्या करता है, रेड्यूस करता है, मतलब कम करता है या खत्म कर देता है पेन को। पेन किलर होता है ये, इसको पेन रिमूव, पेन किलर एक्शन, मतलब किलिंग पेन एक्शन होता है। ये पेन को क्या करता है, कम कर देता है, मतलब
एबोलिश कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। विदाउट काउजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस एंड डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व सिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट्स। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, अब अगर आप एनाल्गेसिक्स का यूज करोगे ना तो आपके पेन को, जहाँ जहाँ पे पेन होता है, दर्द होता है, उसको ये रिमूव कर, उसके लिए अलग अलग एनाल्गेसिक्स आते हैं। अब किस तरह का पेन है वो तो डॉक्टर डिपेंड करता है, वो उस तरह से, ठीक है ना। तो अब देखो, जो भी पेन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एनाल्गेसिक्स लेते हैं। लेकिन ये एनाल्गेसिक्स आपके माइंड नर्व सिस्टम को कोई असर नहीं करेगा, आपके बॉडी में पैरालिसिस ये सब नहीं होने देगा, मतलब आपके साइड इफेक्ट नहीं शो करेगा, कोई भी पैरालिसिस नहीं होगा, इससे नर्व सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका मेंटल कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको सिर्फ आपके पेन को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, पेन किलर होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब इसके टैप्स की बात कर लेते हैं। जिसको हमने 2 टैप में बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, नन नारकोटिक्स, इसको हम लोग नन एडिक्टिव एनाल्गेसिक्स भी कहते हैं। मतलब इसको अगर आप यूज करोगे तो आपको इसका एडिक्शन नहीं होगा, आपको इसकी लत नहीं लगेगी, है ना। बहुत सारे इंसान को लत लग जाती है। तो ये नन नारकोटिक्स एनाल्गेसिक्स है, मतलब इससे किसी को इसकी आदत सी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एस्प्रिन और पैरासीटामोल, तो ये सब हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर क्या होता है, हमें कम दर्द होता है। क्या होता है, जहाँ पर कम दर्द होता है, और वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, एस्प्रिन का, पैरासीटामोल का यूज करते हैं, जानते ही होंगे। तो ये सब मेरा नन नारकोटिक्स एनाल्गेसिक्स है, ओके। दूसरा होता है नारकोटिक्स, मतलब एडिक्टिव एनाल्गेसिक्स, मतलब हमें इसकी आदत हो जाती है। जैसे हीरोइन, नाम तो सुना होगा हीरोइन का। हीरोइन बहुत ही मतलब हार्ड होता है ये, ठीक है। और दूसरा ले लो इसका मॉर्फिन, सोडिन, ठीक है, कोडिन, इसको कोडिन कहते हैं, इसको मॉर्फिन कहते हैं, हीरोइन होते हैं। तो ये सब यूज होता था, ये सब मेडिसिन की तरह भी यूज होता था। फिर बाद में ये इसका एडिक्शन बढ़ गया, इसका मिसयूज होने लगा, तो डॉक्टर या जो भी था उसको बंद करवा दिया। अब ये नहीं मिलते हमारे मेडिकल स्टोर पे, ओके। लेकिन पहले ये मिलता था, तो वाइडली यूज होता था। कब यूज़ करते हैं इसको, जहाँ पर कि ऑपरेशन होता है, समझ में आ रहा है, जहाँ पर से बर्थ होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, वहाँ पर ये हीरोइन या मॉर्फिन इस सब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हीरोइन, मॉर्फिन, ये कोडाइन हो गया, ये सब नॉर्कोटिक्स है, मतलब एडिक्टिव है। अगर एक बार किसी ने ले लिया तो उसे आदत हो जाती है इसको लेने की, तो इसलिए ये अब इसका यूज बंद हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, इट इनहिबिट्स मतलब होता है रोकना, इनहिबिट्स मतलब क्या होता है, रोकना, और स्टॉप्स द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जहाँ पर माइक्रोब्स क्या करता है, उस इंक्रीमेंट हो जाता है माइक्रोब्स का, और वो अपना कुछ डिसएडवांटेज शो करने, कुछ वहाँ पर खराबी करना शुरू कर देता है। उस एक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल का यूज करते हैं। जहाँ पर माइक्रोब्स के एक्शन को रोकना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं, ठीक है। उसमें पहला एग्जांपल हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ये भी माइक्रोब्स के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, उसी को एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारे पास, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, विच आइदर किल्स और इनहिबिट्स, जो कि मार ही देता है या फिर रोक देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, या तो खत्म कर देगा या उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के मेडिसिन आए, 2 तरह के एंटीबायोटिक्स आए। एक होता है सीडल इफेक्ट वाला, मतलब किलिंग इफेक्ट, जो कि बैक्टीरिया को क्या करेगा, मार ही देगा। और दूसरा होता है एस्थेटिक इफेक्ट, मतलब इनहिबिट इफेक्ट, जो रोक देगा उसको। तो यहाँ पर याद रखना, किलिंग इफेक्ट में पेनिसिलिन होता है, ऑफ्लॉक्सिन होता है, और एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। याद रखना ये बात बच्चे, पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, ओके। उसके बाद होता है हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये सब क्या हो गया हमारे पास, किलिंग इफेक्ट, ये सब है हमारे एंटीबायोटिक्स, और ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार ही देता है, ओके। दूसरा होता है इनहिबिट इफेक्ट, मतलब ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, ओके। जैसे यहाँ पर आता है क्लोरमफेनिकोल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरमफेनिकोल देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होता है क्या हमारे पास, एरेथ्रोमाइसिन, ठीक है, एराथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो क्लोरमफेनिकोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना, पेनिसिलिन और क्लोरमफेनिकोल। पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया को मार ही देता है, और क्लोरमफेनिकोल क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब यहाँ से जी मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है स्ट्रक्चर से, कि पेनिसिलिन का कभी कोई पूछ देगा कि ये जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने
ये हमारा कायरल कार्बन है। यहाँ पे ये भी पूछ देता है कितने कायरल कार्बन है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं पेनिसिलिन से। तो मैंने आप लोग पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना दिया, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये मेरा क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। तो पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल ये एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, और क्लोरमफेनिकोल क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। याद रहेगा, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, चलो अब इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करते हैं। एंटीबायोटिक्स को क्लासिफिकेशन देख रहे हो उसका, एंटीबायोटिक्स का एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये बच्चे या तो किल करेगा या इनहिबिट्स, जो भी करे, ये वाइड रेंज पर बैक्टीरिया को क्या करता है, रोकता है। बैक्टीरिया की ये टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की टाइप्स है। अब बायो में इसका बहुत डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में उतना डिटेल पढ़ने को नहीं है प्यारे बच्चों। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, ये बैक्टीरिया के टाइप्स है। ठीक है, ओके। तो ये वाइड रेंज पर यूज किया जाता है, या तो बैक्टीरिया को किल कर देगा या बैक्टीरिया को रोक देगा, तो वाइड रेंज पर ये अपना इफेक्ट शो करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन और क्लोरमफेनिकोल। मैंने बताया था क्लोरमफेनिकोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्पिसिलिन और क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, याद रखना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब या तो ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो किसी एक ही टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे वर्क करेगा, या तो वो ग्राम पॉजिटिव के लिए वर्क करेगा या फिर ग्राम निगेटिव के लिए वर्क करेगा, किसी एक के लिए, दोनों के लिए यूज नहीं करेगा। ये जो ब्रॉड वाला था ना वो दोनों के लिए यूज करता है, नैरो वाला जो है वो किसी एक के लिए ही प्रॉपरली यूज किया जाता है। किसके लिए, या तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए। तो यहाँ पर ये याद रखना, पेनिसिलिन जी यूज करते हैं, पेनिसिलिन जी यूज करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। क्लियर हो रहा है। और एक होता है हमारा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यहाँ पर वो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज, मतलब एक सिंगल डिजीज के लिए यूज करते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात आपको। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है इफेक्टिव अगेंस्ट फॉर सिंगल डिजीज, एक ही टाइप का डिजीज के लिए यूज करते हैं। ओके, चलो अब आ जाओ प्यारे बच्चों। एक होता है हमारे पास एंटीसेप्टिक। क्या होता है, एंटीसेप्टिक। आप जानते हो हम लोग कहीं घाव या कहीं कट हो जाए तो हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक अप्लाइड करते हैं प्यारे बच्चों लिविंग टिश्यू पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग पर यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं वो घाव टाइप का हो गया, उंड हो गए, कट हो गए, या डिजीज स्किन सरफेस हो गया, कोई स्किन पे क्या हो गया, कोई डिजीज हो गया, तो वहाँ पर उसको लगाने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं, है ना। जैसे देखो डिटोल हो गया, फुरासिन हो गया, सफ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, सफ्रामाइसिन बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको नाम सुना ही होगा आपने प्यारे बच्चों। डिटोल, सफ्रामाइसिन तो यूज नाम सुना ही होगा आपने। तो ये हम लोग एंटीसेप्टिक के तरह यूज करते हैं, लिविंग टिश्यू के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। चलो अब ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिटोल होता है ना प्यारे बच्चों, ये मिक्सचर है क्लोरोक्सीनेलॉन का, क्लोरोक्सीनेलॉन एंड टर्पिनियोल का। टर्पिनियोल, डिटोल इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सीलेनॉल एंड किसका, टर्पिनियोल का। कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ देता है आपसे क्लोरोक्सीलेनॉल का स्ट्रक्चर, तो ये मैंने आपको बना के रखा हुआ है, और ये मैंने टर्पिनियोल का स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अच्छे से डायग्राम बना दिया हुआ यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे जो हमारा एंटीसेप्टिक है, कुछ और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एंटीसेप्टिक के। किसके, मोर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, देखो सबसे पहले और भी यूज होता है हमारे में, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, अगर आप 2 से 3% ले लेते हो आयोडीन का सॉल्यूशन, किसके साथ, अल्कोहल में ले लेते हो। आयोडीन लिया और अल्कोहल में डाल दिया, 2 से 3%, मतलब अगर आपने 2 से 3 ग्राम लिया अगर आपने 2 ग्राम लिया आयोडीन, तो 98 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्लियर हो रहा है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एज एन स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। ठीक है, उसके बाद आयोडोफॉर्म का भी यूज करते हैं हम लोग। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, इसको भी, ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है घाव सब के लिए, वुंड्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरफ। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इसको एक साथ पढ़ते हैं। ओके, देखो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज करते हैं, उसके सरफेस पर यूज करते हैं, जैसे फ्लोर्स हो गए,
फ्लोर को साफ करने के लिए, सरफेस को साफ करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको साफ करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग नीडल को साफ करते हैं, जो डॉक्टर अपने नीडल्स या सीजर्स को साफ करता है उसके वो उसको इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, तो ये डिसइंफेक्टेंट वहाँ पर यूज होता है। क्लियर हो रहा है? देखो सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस को एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो आप और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अगर आप 0.2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल लेते हैं, ठीक है, अब ये मैंने बताऊंगा 0.2% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है फिनॉल का, ये एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, और 1% अगर आपने ले लिया तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो डिसइंफेक्टेंट और कंसंट्रेशन को लो कर दिया तो एंटीसेप्टिक। क्लियर हो रहा है ना? चलो उसी तरह से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन अगर आपने ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन कैसे, 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 12th में पढ़ा होगा आपने। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl2 अगर ले लिया, 0.2 से 0.4 ppm ले लिया तो वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। SO2 को अगर आपने बहुत कम कंसंट्रेशन में ले रखा है तो वो भी डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो रहा है? चलो अब आता है प्यारे बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये भी बहुत ज़्यादा 2-3 साल से एंटी फर्टिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देख लो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है। ये ड्रग्स होता है जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो और भी कंसेप्ट ज़्यादा आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग दो ड्रग्स का यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास नॉरेथिंड्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नॉरेथिंड्रोन। और दूसरा होता है नोवेस्ट्रॉल और नोरेथिंड्रोन, याद करना, 2-3 बार बोलना इसको। ओके, ये मेरा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। ये मेरा 6 मेंबर रिंग, ये भी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो ये भी 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस कार्बन के पास एक ये लगा हुआ है, एक OH, ये CH3, बस यहाँ पे देख लो, बस ये यहाँ पर OH, बाकी सब सेम ही है, और यहाँ पर बेंजीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा था नोरेथिंड्रोन और नोवेस्ट्रॉन। स्ट्रक्चर याद करना है, श्योर है, आ ही जाता है कभी कभी स्ट्रक्चर क्वेश्चन, अब ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है वहाँ पे मैंने 2 ड्रग्स के नाम बताए, नोरेथिंड्रोन और नोवेस्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स इन फूड। तो यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की बातें करेंगे। ओके, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं? अगर आप मान लो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट ले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना आप, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आप नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जैसे सुक्रोज लेते हो तो आपके शरीर में ना फैटनेस को बढ़ा देता है, मतलब आप ज़्यादा मोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो और शुगर की बीमारी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए ना लोग आजकल जो प्रीफर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट मतलब सुक्रोज, शुगर, ओके, जो लोग आज लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे शुगर की बीमारी हो रही है, फैटनेस बढ़ रहा है। तो हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बनाना शुरू किया ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। ओके, तो सबसे इसमें पहला केस आता है, पहला पार्ट हमारे पास, उसका एग्जाम्पल है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज होता है, 100 टाइम्स स्वीटर देन द कैन शुगर। जो हमारा शुगर होता है वो 100 टाइम्स उससे ज़्यादा क्या होता है, स्वीटर होता है। मान लो आपने 1 ग्राम चीनी डाल दिया, 1 ग्राम क्या डाल दिया, शुगर। ऐसे देखो, अगर आपने 100 ग्राम शुगर डाल दिया, कितना डाल दिया, 100 ग्राम शुगर डाल दिया, 100 ग्राम शुगर डाल दिया, और आपने 1 ग्राम क्या डाल दिया, एस्पार्टेम डाल दिया। क्या डाल दिया, एस्पार्टेम। तो जितना ये मीठा करेगा ना उतना ये मीठा करेगा। सोचो 100 ग्राम शुगर को रिप्लेस कर दिया और सिर्फ 1 ग्राम एस्पार्टेम ने 100 ग्राम शुगर के बराबर स्वीटनेस ला दिया। ठीक है, तो ये 100 टाइम्स स्वीटर देन द कैन शुगर। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलो, इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। इट इज मिथाइल ईस्टर, मिथाइल ईस्टर होता है डाइपेप्टाइड का, फॉर्म्ड एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानाइन। ठीक है, मतलब ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है,
किसके बीच में? मिथाइल ईस्टर होता है और कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पर? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। किसके बीच में? जब आप क्या करोगे, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानाइन को लोगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इतना देख लेना आप, स्ट्रक्चर इसमें बुक में दिया होगा, लेकिन मेन आपको ये याद रखना, यहाँ से ये 100 टाइम्स क्या होता है? स्वीटर होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है जी मेंस में। ओके, और इसको आप क्या कर सकते हो? कोल्ड फूड में यूज कर सकते हो, यूज इन कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यहाँ पर इसको हम लोग यूज करते हैं। और कुकिंग पर्पस में, जैसे हम लोग को मान लो कोई हलवा वलवा बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है, तो वहाँ पर स्पार्टम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। क्या होता है? अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पे ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, तो हम लोग वहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे, गाजर में नहीं डालेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे इसको? कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और कोल्ड फूड में यूज करेंगे मीठा करने के लिए। समझ में आ रही बात? चलो, दूसरा होता है हमारे पास सक्रारीन। क्या होता है? सक्रारीन होता है, सक्रारीन। ओके, ये क्या होता है? ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड होता है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड होता है। ठीक है, और ये 550 टाइम्स स्वीटर देन द कैन शुगर। ये मैंने समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। और इसको उस पर्सन को यूज करते हैं जो डायबिटिक पर्सन होता है, जिसको डायबिटीज हो गया, वो सक्रारीन का ज़्यादा यूज करते हैं। और जो अपना वेट को कम करना चाहता है, जिसको जो चाहता है कि मुझे शुगर ना हो, तो वो सारे पर्सन सक्रारीन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, दूसरा होता है हमारे पास सुक्रालोज होता है। सुक्रालोज क्या होता है? ये होता है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज का ही डेरिवेटिव्स है, और ट्राइक्लोरो, यहाँ पे 3 क्लोरीन मिलता है, स्ट्रक्चर में देख लेना। तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज होता है। स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, मतलब इसको आप, मैंने बताया था ये कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, मतलब वहाँ पर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और 600 टाइम्स स्वीटर देन द कैन शुगर। ठीक है, अब आ जाओ, एक लास्ट होता है हमारे पास एलिटेम। क्या होता है? एलिटेम। ये एलिटेम होता है 2000 टाइम्स स्वीटर देन, और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्वीटनिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इसको डिफिकल्ट है यूज करना। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी डालोगे ना तो इतना टाइम्स ये बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग। जब आप इसको यूज करोगे तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है कि कितना स्वीटनेस चाहिए, वो आप यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2000 टाइम्स स्वीटर होता है ये। क्लियर हो रहा है ना? अब आ जाओ प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया? जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। 4 एग्जाम्पल देखे हमने उसका। एस्पार्टम 100 टाइम्स क्या होता है? वो मोर स्वीटर होता है। दूसरा होता है सक्रोरीन, क्या होता है? 550 टाइम्स, जो कि डायबिटिक पर्सन के लिए यूज करता है, जो डायबिटिक पर्सन इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद होता है सुक्रालोज क्या होता है? स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज होता है, और 600 टाइम्स स्वीटर देन द कैन शुगर होता है। नेक्स्ट होता है एलिटेम क्या होता है? 2000। ये आया हुआ भी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कौन होता है? ये आपको जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कहाँ पर? जी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में अप्रॉक्सीमेटली 2018 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एलिटेम आया हुआ है कि 2000 सबसे ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट कौन शो करता है, तो एलिटेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब आता है प्यारे बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जो स्पॉइलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसको फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। और ये स्पॉइल क्यों होता है? फूड माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, वहाँ पर माइक्रोब्स हो जाते हैं, फंगस बैक्टीरिया ये हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रोकता है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से फूड क्या हो जाता है ना, वो खराब हो। जैसे आपने समोसा देखा होगा, वो बाहर में रख देते हैं हम लोग, जो फूड्स हम लोग कट करके रखते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन होने की वजह से खराब होने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंसिडिटी भी कहते हैं। रैंसिडिटी मतलब जो फूड खराब हो गया ना, इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। और वो क्यों खराब होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो फूड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जहां पर BHA यूज करते हैं, BHT यूज करते हैं। BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ब्यूटाइलेटेड क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्यूटाइलेटेड। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, एनिसोल। और ये क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। याद रहेगा, देख लेना। तो आप याद रखना, BHA BHT को हम लोग यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो अब आ जाओ, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं।
किसकी बात करते हैं हम लोग? डिटर्जेंट की। हाँ, एक बात और देखना, एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग ये भी यूज करते हैं, जैसे हमारा वेजिटेबल ऑयल्स हो गया एंटीऑक्सीडेंट पे, आपने देखा होगा ना, अचार सब में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल हो गए, उसके बाद शुगर हो गया, जो कॉमन सॉल्ट NaCl हो गया, उसको भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये वो तो नॉर्मल था, वो आप जानते ही होंगे, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डिटर्जेंट की तरफ। डिटर्जेंट क्या बच्चों? कोई भी कंपाउंड जिसके पास क्या हो, ये क्लीनिंग एक्शन हो, उसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। एनी कंपाउंड विच हैव क्लीनिंग एक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सॉफ्ट्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। मतलब डिटर्जेंट बहुत ही वास्ट रेंज है, क्लीनिंग एक्शन वाले जो कंपाउंड, उसके वास्ट रेंज को हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। ये मत समझना कि डिटर्जेंट सॉफ्ट डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। उसको हम लोग ने दो टाइप में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो उसके एग्जाम पार्ट्स बनाए, सॉफ्ट्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। ओके, अब देखो सॉफ्ट्स क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स क्या हो सकते हैं? एस्टेरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, ऑयलिक एसिड, ठीक है ना, ऑलिक एसिड, ये सब हो गए हमारे पास फैटी एसिड्स। तो अगर आप उसका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बना लेते हो, किसका? उस फैटी एसिड से। फैटी एसिड में क्या क्या आएगा? एस्टेरिक एसिड आएगा, पैल्मेटिक एसिड आएगा, ऑलिक एसिड आएगा। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास? फैटी एसिड्स हो गया। उसके अगर आप सॉल्ट बना लिया, किसके सॉल्ट? सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट बना लिया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉप कहते हैं। अब जो सॉप बनाते हैं, जिस प्रोसेस से सॉप बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉप, ठीक है, बाय हीटिंग ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सपोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ना ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये देखो इधर, ये ग्लिसरॉल है, क्लियर है ना। अगर आप यहाँ से मान लो आपने क्या ले लिया, C17H35COOH, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया? CH2, और यहाँ पे ले लिया OH, ठीक है। तो यहाँ से H और ये H हटेगा, ये रिमूव हो जाएगा, होगा ना, और ये यूनिट इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना प्यारे बच्चों इस तरह से। तो ये जो इसके साथ जुड़ा, देख रहे हो, इसको ये क्या बना लेगा? एस्टर बना लेगा। ये एसिड था, ये अल्कोहल था, ये क्या है? ये अल्कोहल है ना। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या है? अल्कोहल है। उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। वो क्या बनाएगा? ये हो गया हमारा एस्टर। ये क्या हो गया? एस्टर हो गया। तो हमने किसका एस्टर? ग्लिसराइल एस्टर। और किसके साथ? एस्टरिक एसिड लिया था यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिया था? एस्टरिक एसिड। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? पल्मेटिक एसिड ले सकते हो। तो यहाँ पर बनाएंगे ग्लिसराइल एस्टर ऑफ पल्मेटिक एसिड, लिख देंगे हम लोग। पल्मेटिक एसिड में C15 होते हैं, क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये ले लिया प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ से, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये बना लिया ग्लिसराइल एस्टर ऑफ एस्टेरिक एसिड। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एस्टेरिक एसिड है, यहाँ पर H होता और यहाँ पर OH होता है, इसके साथ, इस यूनिट के साथ होता है ना, तो HOH हट दिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, क्लियर हो रहा है ना। तो ये बना लिया हमारा, क्या बना लिया? ये एसिड और अल्कोहल को कंबाइन करके हमने रिएक्शन करवा के बना लिया ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ एस्टेरिक एसिड बना लिया। और फिर हमने उसका रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, तो बना लिया सोडियम एस्टेरेट, यही हमारा सॉप कहलाता है। और साथ में ग्लिसरॉल क्या हो जाता है? अलग हो, इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लिसरीन भी कहते हैं, प्यारे बच्चों याद रखना, ग्लिसरीन भी कहते हैं इसको, ग्लिसरॉल बोलो या ग्लिसरीन बोलो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, यहाँ से सॉप अलग हो जाता है और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। अब देखो ये जो सॉप और ग्लिसरॉल के मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सॉप एंड ग्लिसरॉल, इसको हम लोग कहते हैं स्पेंटली कहते हैं, स्पेंटली कहते हैं। ये जो सॉप बना और ये जो ग्लिसरॉल अलग हुआ, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेंटली कहते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, सॉप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ सॉप को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कर्डी पीपीटी, कर्ड लाइक पीपीटी बना लेता है, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का पीपीटी बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कम बना लेता है, और जिसकी वजह से हमारा झाग नहीं बनता, फ्रॉथ नहीं बनता, और हमारा सॉप अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? सॉप ले लिया, और इसको ये जो CaCl2 है, ये हार्ड वाटर का परमानेंट हार्डनेस CaCl2 की वजह से होता है वाटर में, क्लियर है ना। बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस होता है वाटर में, और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से क्या होता है? वहाँ पर परमानेंट हार्डनेस आता है। तो ये हार्ड CaCl2 ले लिया जो वाटर में होता है, इसी की वजह से वाटर क्या होता है? परमानेंट हार्ड हो जाता है।
ठीक है। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, इनसोल्युबल पीपीटी बना लेगा, और यही क्या हमारा एस्कम है, क्लियर है, और NaCl बाहर निकल। तो ये जो है ना एस्कम बना लेगा तो झाग बनेगा नहीं, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्लियर हो रहा है ना। तो इनसोल्युबल यहाँ पर अगर MgCl2 ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से देखना। ये हमारा जो सिंथेटिक रिएजेंट है प्यारे, डिटर्जेंट है, ये क्लीनिंग एजेंट है। ये भी क्या है, क्लीनिंग एजेंट हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉप। इसमें सारे सॉप के प्रॉपर्टी होते हैं, बट एक्चुअली इट डोंट कंटेन एनी सॉप। ये कोई सॉप नहीं है, इसको हम लोग सॉपलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉपलेस भी कहते हैं इसको। मतलब इसमें साबुन नहीं होता है बच्चे, सॉप नहीं है ये, लेकिन सॉप के सारे प्रॉपर्टी को ये कैरी करता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं। हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है हमारे पास एनायनिक डिटर्जेंट। क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट में प्यारे बच्चों ये जो क्लींजिंग एक्शन वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं क्लींजिंग एक्शन पार्ट, क्लींजिंग एक्शन पार्ट कहते हैं, क्लींजिंग एक्शन पार्ट। ओके, ये जो क्लींजिंग एक्शन वाला पार्ट है, इसमें ये जो होगा वो निगेटिव होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। देखो, दीज आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट होगा किसका, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहता है, देखो हमने यहाँ पे ले लिया लॉरिल अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया, लॉरिल अल्कोहल, CH3 CH2 10 टाइम्स होगा और CH2OH ले लिया। ये लॉरिल अल्कोहल, देख लो OH लगा तो लॉरिल अल्कोहल ये है हमारा, उसका फॉर्मूला है, लॉरिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, कौन का H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं। तो H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा OSO3H। एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकलेगा, क्लियर हो रहा है। तो क्या बनाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा HSO4, तो हमने लिया HSO4, क्लियर हो रहा है। इस तरह से अरेंज कर लिया, देख लो यहाँ देख लो, H S और O3 और ये O4 हो गया, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ वाटर रिमूव हो जाते हैं और ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे समझो ये बन गया हमारा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसके बाद जैसे ये बना उसमें एक्वस NaOH डाल देते हैं। तो NaOH डालोगे तो ये OH और फिर ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से H रिमूव और ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा और यही बन जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट। यही हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। एकदम बच्चे वाली कहानी है, एक बार देखोगे ना बच्चे, एक बार याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बार लिखना जरूर अपने से। ओके, चलो एक और एग्जांपल ये NCERT में दे रखा है। ये मेरा है डोडेकाइल बेंजीन, मतलब डोडेक समझ रहे हो ना, जिसमें 12 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे देखो 11 कार्बन है कि यहाँ पे 12 कार्बन, तो ये बेंजीन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, डोडेकाइल बेंजीन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। तो वही बात, H2SO4 लगे तो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा वहाँ से और किस में चला जाएगा, SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH खत्म हो जाएगा, Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलो अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में भी यूज होता है और हाउस होल्ड वर्क में भी यूज करता है। किसको, एनायनिक डिटर्जेंट को। एनायनिक किसको कहा, कि ये जो पार्ट है ये पार्ट एनायन होना चाहिए। और ये पार्ट कौन सा होता है, ये पार्ट होता है क्लीनिंग एक्शन पार्ट। समझ में आ रहा है बात, ये जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा, क्लीनिंग, और ये बड़ा एनायन है इसीलिए इसको एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। चलो और देखो सोडियम है, तो हमने आगे यहीं तो लिखवाया था आपको, याद करो। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट है, मतलब सोडियम आगे लगा हुआ रहेगा, देखो सोडियम आगे लगा हुआ है, यहाँ पर भी सोडियम आगे लगा हुआ है, क्लियर है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस। अमाइन समझ रहे हो ना, अमोनिया से बनाते हैं हम लोग। जैसे देखो NH3 क्या हो गया, अच्छा चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस विथ एसिटेट्स या फिर क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड्स एज एनायन। मतलब एनायन इधर देखो, इधर देखो, एनायन में आपको क्या क्या मिलेंगे, या तो एसिटेट मिलेंगे, एसिटेट मतलब
COO CH3COO माइनस, इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। या तो ये मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन माइनस मिलेगा, या क्या मिलेगा? ब्रोमीन माइनस मिलेगा। तो ये आपको एनायन की तरह मिलेगा, तो आप समझ जाना कैटायनिक डिटर्जेंट है वो। मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, चलो इधर देखो, ये वाला जो पार्ट है, क्लियर है ना? ये वाला जो पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो इसको कहेंगे ना, यही है हमारा क्लींजिंग एक्शन पार्ट। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन तो आप समझ जाओगे कैटायनिक डिटर्जेंट है ये। अब देखो ये क्या होता है, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, किसका? अमाइंस का। देखो यहाँ पर अमाइन क्या होता है? अमाइन होता है जैसे अमोनिया होता है NH3, अगर आपने RNH2 लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन हो गया। R2 और यहाँ क्या लगा दिया? N लगा दिया, मतलब ये कितना होगा? 2 R होगा ना यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंडरी। और यहाँ पर लिख दिया R, और यहाँ पर कितने लग दिया? ये N लगा दिया, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर ये हो गया टर्सरी। और अगर आपने क्या लगा दिया? R4 और यहाँ पर लगा दिया N+, तो ये क्या बन जाएगा? आपका क्वाटरनरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी। तो इसी का सॉल्ट, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर N के साथ कितने बॉन्ड आएंगे? 4 बॉन्ड आएंगे। N के साथ कितने बॉन्ड आएंगे? 4 बॉन्ड आएंगे। तो N के साथ कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कार्बन का लॉन्ग चेन, और नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड आएंगे? 4, और इस पर पॉजिटिव। तो ये क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस विथ, अब समझ में आ गया। एनायन जो होगा, एनायन होगा या तो एसीटेट या क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ट्राइमिथाइल, देखो 3 मिथाइल है ना, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइमिथाइल कह दिया। और ये क्या हो गया? सिटाइल, ये वाला बात है। अमोनियम ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक लास्ट है हमारे पास नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, मतलब इसमें कोई भी पार्ट आयंस नहीं होते। इट डोंट कंटेन एनी आयंस इन देयर कंस्टिट्यूशंस, मतलब इस ये जो कंपाउंड्स होंगे, डिटर्जेंट होंगे, इसमें कोई भी पार्ट आपको आयंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सच डिटर्जेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एस्टरिक एसिड रिएक्ट्स विथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये तभी बनता है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट तब बनता है जब आप एस्टरिक एसिड को, एस्टरिक एसिड समझ रहे हो ना, C17H35COOH, इसको हम लोग एस्टरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एस्टरिक एसिड को रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल याद रखना, जितने भी लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं, लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट जितने भी होते हैं, वो सब किस में आते हैं? हमारे पास नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट था हमारे पास कैटायनिक डिटर्जेंट और एनायनिक डिटर्जेंट। तो ये दोनों याद रखना, एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है और कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था। तो परहैप्स ये आपको याद हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चे, तो आपको मैंने ये चैप्टर अभी 1 शॉट में आपको फिनिश कर दिया, तो आप इसको रिवाइज करना। और इसमें जो भी कंसेप्ट अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उस स्ट्रक्चर को जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करना बनाने की। और जहाँ पर मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स जो मैंने आपको बता रखा है, वो सब आप जरूर याद कर लेना। वहीं से एग्जाम्पल्स में हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। और हमने आपको एनायनिक डिटर्जेंट और कैटायनिक डिटर्जेंट ये दोनों याद रखना। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब जो हमारा जो लेक्चर होगा वो उसमें होगा एक वीडियो हम आपको बना के देंगे, जिसमें हमारे जो केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ के जितने भी न्यूमेरिकल्स, मतलब क्वेश्चंस, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसका वीडियो होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन को देखें, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे जो क्वेश्चंस, जितने भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम मेंशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको रिवाइज करना प्यारे बच्चों, और स्टडी करना। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो फिर हम लोग इसको क्लास आवर में डॉट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, टेक केयर।